गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम अध्याय 3 विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने विद्युत रसायन क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या कहिए रेडॉक्स अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण के बारे में हमने पढ़ा था। और उसमें जो विद्युत चालक है, विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघट्य पदार्थों की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यदि आप उसको, वो बेसिक है, यदि आपने नहीं देखा है तो फिर आगे की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो है फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनीय विलयनों की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो जो विद्युत अपघटनीय विलयन नाम पहले हमको, जो हमारी हेडिंग है, पहले हमको उसको समझना है कि वो बोल क्या रहा है। विद्युत अपघटनीय विलयन की विद्युत चालकता, हमको पता है कि चालकता क्या होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम चालकता कहते हैं, जिस भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और विद्युत अपघटनीय विलयन मतलब जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य पदार्थ का हमने वर्गीकरण पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो जो विद्युत अपघट्य का विलयन बनेगा तो उसकी विद्युत चालकता के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये मैंने समझने के लिए आपको ये डायग्राम को बनाया है, तो इसको ठीक तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर कि जो विद्युत अपघट्य, यानी कि जो आपका इस चित्र में विद्युत अपघट्य विलयन लिया गया। विद्युत अपघट्य विलयन में जब कोई धातु चालक को डुबाया जा रहा है, या फिर कहिए कि दो इलेक्ट्रोड हैं और इस इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज इसको दिया जा रहा है, तो वोल्टेज देने से क्या होगा, जो विद्युत अपघट्य विलयन है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और विद्युत धारा प्रवाहित हुई मतलब आयनों में गति होने लगेगी। तो इसको जब आयन में गति होगी, विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो इस प्रकार से जो विद्युत अपघट्य का विलयन है और जो इलेक्ट्रोड है, या फिर बोलिए कि जो धातु चालक है, इसके बीच में जो है एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो इस प्रतिरोध की जानकारी हमको किससे मिलती है? ओम के नियम से। तो हम देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम से क्या समझते हैं हम कि यदि किसी धातु चालक के सिरों या विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर V वोल्ट, मतलब कि जैसे हमने चित्र में देखा कि जो ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो इन दोनों धातु चालक के सिरों पर या फिर जो विद्युत अपघट्य में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोड है, इनके मध्य में विभवांतर क्या लगाया जा रहा है? V वोल्ट लगाया जा रहा है। और जो धातु चालक है और या तो फिर जो विलयन है उससे बहने वाली विद्युत धारा I एम्पियर हो, मतलब यहाँ पर जो धातु चालक है इसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो हो, या फिर जो विलयन से विद्युत धारा बह रही है वो हो, तो दोनों विद्युत धारा कैसा हो? I एम्पियर हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? V समानुपाती I। तो ये जो समानुपाती का साइन है इसको हटाने के लिए हम एक स्थिरांक लेते हैं R। ये जो R स्थिरांक है ये धातु चालक या फिर विलयन का प्रतिरोध होता है। अब हम प्रतिरोध का ही बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध कैसे शुरू हुआ। यहाँ पर जो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है विद्युत अपघट्य के विलयन में या फिर धात्विक चालक में, विद्युत धारा का प्रवाह के लिए जो है प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो हम क्या बोले कि प्रतिरोध जो उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वो जो है हमको उसकी जानकारी कैसे मिलेगी?
ओम के नियम से मिलेगी। तो इस तरीके से हम ओम के नियम में आए। तो यहाँ पर हम इसको जब प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो I को इस तरफ ले आएंगे तो V/I इक्वल टू R। तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, जिसको इस तरीके का ये ओम का साइन बनाते हैं, और इसका SI मात्रक जो है, SI इकाई इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सीमेंस क्यूब और एरिया स्क्वायर होता है। तो इस समीकरण 2 से हमको क्या पता चल रहा है, ओम का नियम को हम और अच्छे से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों या विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। बात वही कह रहा है, यहाँ पर जो है ये वोल्ट में है, ये एम्पियर में है, ऐसा कह रहा है, और यहाँ पर पूरा चीज़ को शब्दों में दे दिया है वही चीज़ कि जो धातु चालक है और विलयन है उसमें बहने वाली विद्युत धारा, वहाँ पर हमने कहा कि I एम्पियर है, यहाँ पर बोले कि जो विद्युत धारा बस बोल दिए, और इनके सिरों पर जो धातु चालक है उसके सिरे पर या फिर विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगाया जा रहा है क्या, विभवांतर, तो उसके समानुपाती होता है। तो इस तरीके से ये ओम का नियम को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हुआ ओम का नियम। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब ये प्रतिरोध क्या होता है, अभी हमने कहा वहाँ पर हमने ओम के नियम से V/I इक्वल टू R। तो ये अब प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को कहते हैं। मतलब कि उस चालक का प्रतिरोध मतलब जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है उस इलेक्ट्रोड से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वही जो चालक है या धातु चालक है उसके द्वारा ही रुकावट या बाधा प्रस्तुत की जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा, उसका उसी चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो इसका जो मान है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बोला चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ समीकरण में देखो अनुक्रमानुपाती और परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद A के व्युत्क्रमानुपाती, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये साइन है इसको हटाने के लिए हम एक स्थिरांक लेते हैं, इसको समानुपातिक स्थिरांक लेते हैं। तो ये R इक्वल टू रो L/A लिखते हैं। तो ये जो है L क्या है, यहाँ पर हमको पहले बता दिया है कि ये लंबाई है। तो यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को L दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा जाए तो विलयन द्वारा रोकी गई विद्युत धारा विलयन का प्रतिरोध होती है। चाहे हम इस परिभाषा को ले लें चाहे हम इस परिभाषा को ले लें, दोनों जो है प्रतिरोध को ही दर्शा रहा है। तो यहाँ पर रो एक जो है समानुपातिक स्थिरांक है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर देखिए हमने प्रतिरोध की बात कर रहे थे, तो प्रतिरोध से हमने क्या ज्ञात कर लिया, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। जो ये विशिष्ट प्रतिरोध रो है इसको हम अभी जो आधुनिक रूप से इसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। पहले इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे लेकिन अब इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस समीकरण जो समीकरण 1 है ये R इक्वल टू हमने रो L/A निकाला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो इक्वल टू RA/L। अब यदि मान लीजिए कि जो ये लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर और A जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है ये 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखा जाएगा तो रो इक्वल टू R। तो हम इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबे, यहाँ पर लंबाई 1 सेंटीमीटर ली गई है, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद, यहाँ पर 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद लिया गया वाले चालक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर ये जो ये P इक्वल टू R
A/L है, जब हम इसमें इस मान को रख देंगे तो हमको रो इक्वल टू R मिलेगा। इसके लिए हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। या फिर कहें कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध उस पदार्थ या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये निकाला कि रो इक्वल टू RA/L, तो यहाँ प्रतिरोध को हम, इसका इकाई क्या होती है, ओम होती है, और A इक्वल टू हमने वर्ग सेंटीमीटर और L इक्वल टू सेंटीमीटर। तो जो रो की इकाई है, रो यानी हम क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी, ओम सेंटीमीटर, और ऐसा ही इकाई होगी ओम मीटर। तो हम इसको ओम और स्मॉल m से दर्शाएंगे, या फिर हम इसको 1 ओम मीटर बराबर 100 ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये हमने देखा प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। देन नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता तथा विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो जो विद्युत अपघटनी चालकता, अभी हमने पढ़ा विद्युत अपघटनी कि यदि कोई विद्युत अपघट्य है और उसके जो विलयन है उसमें जो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है और उसमें वोल्टेज दिया जा रहा है, तो उसके आयनन में क्या होगी, गति होगी, और जब ये गति होगी तो विद्युत धारा बह रही है, ऐसा हम कहेंगे। तो जो इससे विद्युत धारा के बहने से हमने उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध जो है ओम के नियम से हमने निकालते हैं। तो जो अब हम बोल रहे हैं विद्युत अपघटनी चालकता, तो विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता उसके प्रतिरोध के विलोम को कहते हैं। अभी हम प्रतिरोध बोल रहे थे, अब जब प्रतिरोध के विलोम की बात होगी तो वो किसकी बात हो रही है, विद्युत अपघटनी चालकता की। तो इसलिए इसको विद्युत अपघटनी चालकता कहें। तो विद्युत अपघटनी चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं। तो C इक्वल टू, चूँकि ये क्या बोला, प्रतिरोध के विलोम, तो हम इसको 1/R लिखते हैं। इसकी इकाई सीमेंस होती है, जिसको कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं, और इसको जो है ओम इनवर्स या फिर ओम इनवर्स इस प्रकार से, या फिर ओम इनवर्स इस प्रकार से, या फिर इसको महो भी कहा जाता है। तो 1 सीमेंस इक्वल टू होता है 1 ओम इनवर्स। तो ये हमने क्या देखा, विद्युत अपघटनी चालकता। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की प्रतिरोधकता। अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसको भी कहें, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या कप्पा कहलाता है। मतलब विशिष्ट चालकता को कप्पा से, जो के जैसा दर्शाया जाता है, से कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोला, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो कप्पा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/ρ। तो रो इक्वल टू अभी हमने निकाला कि RA/L। तो हम इसको, इस जो रो की वैल्यू है RA/L, उसको हम यहाँ पर रो की जगह पर रख देंगे। तो ये क्या मिलेगा हमको, ये ऊपर चला जाएगा, तो कप्पा इक्वल टू L/RA। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/RLA। तो जो विशिष्ट चालकता है कप्पा, तो यहाँ पर हमने C भी निकाला, विद्युत अपघटनी चालकता भी निकाले। तो C इक्वल टू हमने 1/R निकाला था, तो यहाँ पर 1/R की जगह हम यदि C ले लेंगे तो कप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। तो यहाँ पर C क्या है, सेल की या विद्युत अपघटनी चालकता, और L इक्वल टू दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A इक्वल टू इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L/A की बस इसकी बात करें तो ये कहलाता है सेल स्थिरांक। तो जो कप्पा की इकाई होती है, ऐसा इकाई, इसको सीमेंस मीटर इनवर्स या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखा जाता है। तो ये थी विशिष्ट चालकता। देन अब नेक्स्ट देखते हैं सेल स्थिरांक। अभी हमने L/A को सेल स्थिरांक कहा, तो सेल स्थिरांक या फिर सेल कांस्टेंट।
तो ये क्या है, ये हमको पता चल रहा है, ये देखो एल और ए के अनुपात को। तो एल क्या है, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल है, और ए क्या है, किसी एक इलेक्ट्रोड के तल का क्षेत्रफल ए। यदि दोनों निश्चित रहते हैं तो इनके अनुपात L/A स्थिरांक को ही सेल स्थिरांक कहते हैं, और सेल स्थिरांक को G स्टार से दर्शाते हैं। तो सेल स्थिरांक G स्टार इक्वल टू L/A। पहले सेल स्थिरांक को x से व्यक्त करते थे, मतलब यहाँ पर G स्टार की जगह x लिखा जाता था, लेकिन अब आधुनिक रूप से इसको G स्टार लिखा जाता है। इसकी इकाई जो है सेंटीमीटर इनवर्स, और SI इकाई जो है मीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी कप्पा इक्वल टू निकाले L/A और इंटू 1/R। तो यहाँ पर L/A क्या है, G स्टार है, तो हम कप्पा इक्वल टू G स्टार इंटू 1/R लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर इसको 1 से इंटू कर देंगे तो ये G स्टार/R, यानी कि G स्टार क्या है, सेल स्थिरांक, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे R क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रेक्षित प्रतिरोध। तो इस तरीके से हम सेल स्थिरांक के लिए जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है, गोल मोल, कभी प्रतिरोध, कभी प्रतिरोधकता, कभी कुछ, तो ऐसा उसको कंफ्यूजन नहीं करना है। प्रतिरोध यानी कि R को बोल रहा है, और विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो प्रतिरोध है उसी से आपका एक समानुपातिक स्थिरांक निकला है रो, उसको बोला गया है विशिष्ट प्रतिरोध। और विद्युत अपघटनी चालकता को C से व्यक्त किया गया है, कैपिटल C से, और जो विशिष्ट चालकता है उसको कप्पा से व्यक्त किया गया है। तो चारों चीज़ें अलग है, कौन कौन सी, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कंफ्यूज नहीं होना है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विद्युत अपघटनी चालकता और विशिष्ट चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता और विशिष्ट चालकता में भी कंफ्यूजन नहीं होना है। विद्युत अपघटनी चालकता कैपिटल C से दर्शाते हैं और विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाते हैं, और सेल स्थिरांक जो है उसको G स्टार से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने 3-4 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे का जो आपका वीडियो है या आगे का आपका जो लेक्चर है वो इन्हीं पर आधारित है। तो इसको अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप, ये टॉपिक बहुत इजी है, चैप्टर भी बहुत इजी है, इसको हम अच्छे से समझेंगे तो हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।